गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संस्कृत वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से हमने उसका ज्ञान प्राप्त किया था। अब अगला संधि, चूंकि आपका मुख्य जो अध्याय है वो संधि है, तो संधि को पढ़ने के पहले माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान और उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान आवश्यक होता है। यद्यपि ये सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, आपके 9 और 10 के सिलेबस में ये पूरा है, लेकिन एक बार जब आप फिर से आरंभ करते हैं तो एक बार आपके रिवीजन के लिए, जस्ट रिवीजन के लिए हम एक बार इन चीज़ों को फिर से देख लेते हैं। तो ये एक तरह से आपकी पुनरावृत्ति है। कल आपने अपने माहेश्वर सूत्रों का आपने रिवीजन किया होगा और अब एक बार आप जल्दी से देख लीजिए कि जो वर्ण हमने बताए थे उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या है। आप जैसा कि जानते हैं कि वर्ण जो भी हम बोलते हैं वो उसके लिए हमारे पास जो स्पीकर है, जो स्वर यंत्र है, उसमें जगह जगह पर वायु का आघात होता है और वो कहाँ पर वायु का आघात हो रहा है, किस प्रकार से, उस हिसाब से आपके वर्णों का जो उच्चारण होता है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जो ये चार्ट आप सामने देख रहे हैं, इसमें हमने ये कुछ सूत्र लिखे हैं जिनसे आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगी कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पर है। जैसे सबसे पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात इसको ध्यान से देखिए, अ का मतलब छोटा आ और बड़ा आ दोनों इसमें आ जाए, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आकार के लिए ये। उसके बाद आप देख रहे हैं कु। कु का तात्पर्य है का वर्ग। का वर्ग जैसा कि आप जानते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। इन जो वर्णों का उच्चारण है वो, इनका पूरा जो ग्रुप है का वर्ग का वो। और तीसरा है हा। हा जो कि ऊष्म व्यंजन था, आपने देखा था, उस ऊष्म व्यंजन का। और उसके बाद विसर्जनीयानाम यानी कि विसर्ग। इस विसर्ग से सभी लोग परिचित हैं। ये आपका अकुह विसर्जनीयानाम कंठ से तात्पर्य है अ, का वर्ग और हा एवं विसर्ग। इतने जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान है कंठ। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे आप आ बोलिए, का बोलिए, तो आप यहाँ पर इसका घर्षण महसूस कर सकते हैं अपनी उंगली को रखकर कि हाँ, वायु का आघात यहाँ से हो रहा है। तो ये जो वर्ण है वो कंठ स्थानीय वर्ण है। अच्छा, अगला इचु यशानाम तालु। अगला सूत्र है इचु यशानाम तालु। इसमें ई का मतलब ह्रस्व और दीर्घ ईकार। चू से तात्पर्य है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, न्या। और यशा नाम, इसमें आपका यकार और शकार, य और श, ये दोनों आ जाएंगे। तो इनका उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इस श को तालव्य श कहते हैं, क्योंकि ये तालु से इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु है, इसलिए इसका नामकरण तालव्य शकार किया गया है। अगला सूत्र देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। सबसे पहले तो आप ये कंठ आपका पता है, यहाँ पर आपका जो स्पीकर है वो आपको समझ में आता है। तालु भी मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते होंगे कि हमारे मुंह में जो ऊपर का हिस्सा है वो तालु है। मूर्धा किसे कहते हैं? मूर्धा वह स्थान है जो आपके ऊपर, मुंह के जो नीचे जबड़ा है और ऊपरी जबड़ा, तो ऊपर के जबड़े में जो दांत हैं और तालु है, इनसे आप परिचित हैं। दांत और तालु के बीच का जो बिंदु है, छोटा सा जगह है, उसको कहते हैं मूर्धा। ये आपको जीभ से, आप उसके टिप से जीभ के उसको टच कर सकते हैं। तो इन वर्णों को उच्चारण करते समय हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जिह्वा जो है वो दंत और तालु के बीच में स्थित मूर्धा को स्पर्श करे, तभी आपकी इन वर्णों का सही उच्चारण होगा। जैसे री, अगर हमने री बोला तो आप जैसे रा में ई की मात्रा लगाकर री बोलते हैं, उस तरह से इसका उच्चारण री।
ये री आपका मूर्धा से निकलेगा, ये स्वर है, ये व्यंजन नहीं है, तो इसका उच्चारण मूर्धा से कैसे होगा? इसको मूर्धा को वहां पर टच करा करके तब बोलिए री, री, ये इसका सही उच्चारण है। और इसके बाद ट, ट का भी उच्चारण स्थान उसी प्रकार ट वर्ग का, ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ और अ। इसके बाद आपका र, और ये है आपका श। इसका उच्चारण जो स्थान है वो भी मूर्धा है, इसीलिए इसका नाम है मूर्धन्य शकार। और इसका उच्चारण करते समय भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि तालव्य श और मूर्धन्य श में हम कोई अंतर नहीं करते, बोलते समय हम एक ही जैसा उच्चारण करते हैं, जबकि इसका उच्चारण हमें करते समय ये ध्यान देना है कि ये मूर्धन्य श को बोलते समय श, जिह्वा वहां उस स्थान को स्पर्श करे, श, ये इसका सही उच्चारण है। तो इस प्रकार से ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगला चौथा सूत्र है जो आपको बता रहा है ऋतु लसानाम दंताः। इसमें क्या क्या है? री, री का जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ये री जो है वो एक वैदिक स्वर है। इसको स्वर की गणना स्वरों में होती है, आपका ला नहीं है, लेकिन ये वैदिक स्वर है, इसका लौकिक संस्कृत में इस्तेमाल नहीं होता। तो इस री का उच्चारण तू, तू का तात्पर्य है तावर्ग, तावर्ग जैसा कि आपको पहले बताया वैसे ही ता, था, दा, धा और ना, ये तावर्ग हो गया। ला, ये ला, और ये सा। देखिए जो ऊष्म व्यंजनों में 3 स्वर आपको बताए थे, अरे सॉरी 3 श बताए थे, वो ये तीनों ही श का देखिए उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है। ये तालव्य शकार है, ये मूर्धन्य शकार है, और ये दंत सकार है। इसका उच्चारण करते समय इन सभी वर्णों का दंत से जो जिन वर्णों का उच्चारण होता है बोलते समय दोनों दांत आपके टकराकर अलग होते हैं। स, स, इसको आप फील कर सकते हैं, बोलिए और बोलकर देखिए। ये ऋतु लसानाम दंता। अगला जो सूत्र है वो है उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ। बोलते समय यही दांत, मुंह, जिह्वा, मूर्धा, यही सब आपके उच्चारण स्थान है जिनका स्पर्श होता है, वायु जहां पर आकर टकराती है और जहां पे उसका घर्षण होता है और स्वर निकलता है, तो इसी का हमें ध्यान देना है। उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, इसमें उ छोटा और बड़ा, ह्रस्व और दीर्घ दोनों उकार इसमें आ जाएगा। पू में आपका पा वर्ग आएगा, पा, फा, बा, भा और मा। उपपद्यमानीयानाम, ये उपपद्यमानीय का मतलब है पा और फा के पहले एक अर्ध विसर्ग जैसी ध्वनि होती है जिसको उपपद्यमानीय कहते हैं। जैसे कि अगर हम पाल, फॉल इस तरह से बोलते हैं तो वो उच्चारण करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ये एक उसको उपपद्यमानीय कहा जाता है। तो इनके उच्चारण के लिए ओष्ठ, इनको ओष्ठ ध्वनियां कहते हैं क्योंकि होठों का प्रयोग ज्यादा होता है। ऊ, पा, इसको तो आप बोल करके आराम से महसूस कर सकते हैं कि आपके होंठ किस तरह से घूम रहे हैं। उसके बाद अगला सूत्र देखिए, वकारस्य दंतोष्ठौ। वह जो ध्वनि है इसका उच्चारण करने में दांत और होंठ इन दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए वकारस्य दंतोष्ठौ। अगला एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु यानी ए और ऐ, इन स्वरों के उच्चारण के लिए कंठ और तालु दोनों का ही प्रयोग होता है, ये दोनों कंठ तालव्य ध्वनियां हैं। इसके बाद ओदवतो कंठोष्ठम। ओ और औ इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। अगला है जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। जैसे आपको हमने यहाँ उपपद्यमानी में बताया था कि पा और फा के पहले एक अर्ध विसर्ग का सा उच्चारण, वैसे ही जब का और खा के पहले अर्ध विसर्ग जैसा उच्चारण होता है उसको जिह्वा मूल कहते हैं। और जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा के मूल से इसका उच्चारण होता है क, ख, इस तरह से, तो ये जिह्वा मूलीय वर्ण है। और अंत में यमं गणना नाम नासिका।
ये तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि जो वर्णों के वर्गों के 5वें अक्षर हैं वो अनुनासिक हैं। उनको बोलते समय मुख और नासिका, मुख नासिका वचनों अनुनासिका, मुख और नासिका दोनों से होकर वायु का वो आपको महसूस होता है। जैसे य, म, अंग, अण, न, यानी नाक से वायु का प्रवाह आपको समझ में आता है। तो ये जो कि उच्चारण स्थान वर्णों का हो गया। और इसको याद करने के लिए ये सूत्र एक तरीका है जिससे आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ से है। इस तरह से याद करने से अच्छा है कि आप इन सूत्रों को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए और फिर ये आपको कभी भी आजीवन नहीं भूलेगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। और इसका आवश्यकता, जो भी वर्ण हैं, वर्णों का सम्यक ज्ञान, उनका उच्चारण स्थान, इनका ज्ञान आपको आपके अगले अध्याय जो कि संधि है उसको पढ़ते समय आवश्यक है। इसलिए ये आपका एक तरह से होमवर्क है कि आप ये दोनों माहेश्वर सूत्र और वर्णों के उच्चारण स्थान का जो चार्ट आपके पास होगा, और नहीं है तो इसमें हमने आपको बताया, इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। और तब हम अगला वीडियो देखेंगे और स्टार्ट करेंगे संधि।